हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने मोल कंसेप्ट चैप्टर के अंदर एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करना सीखा था। मैंने आपको दो तरीके भी बताए थे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, तो बहुत ही आसान सा तरीका था। दो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी मैंने आपको वहां करवाए थे। चलो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं ना, एक सही मतलब रिविजन कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमने जो पढ़ा है वो हमें आता है नहीं आता है। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज अ हाइड्रोकार्बन contains 80% कार्बन। ठीक, आगे बोल रहा है द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 30। ठीक, उस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी 30 है। बोल रहा है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of the compound will be। आपको इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। ठीक, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये तो आप ही ट्राई कर लोगे। चलो आप ट्राई करो, फिर हम देखते हैं आपका आंसर सही आता है या नहीं। तो देखो जो आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए वो है C4H12। लेट्स सी आपने इसको सही किया है या फिर गलत। देखो हाइड्रोकार्बन है तो इस हाइड्रोकार्बन में दो ही एलिमेंट हो सकते हैं, एक कार्बन दूसरा हाइड्रोजन। तो 80% कार्बन दिया है, यानी कंपाउंड का मास 100 मान लूं तो कार्बन हो जाएगा 80 ग्राम और हाइड्रोजन हो जाएगा 20 ग्राम। बस दोनों के मास से दोनों के मोल्स निकाल लो। तो ये कितना हो गया 80/12 और ये कितना हो जाएगा 20/1। तो 80/12 ऐसा करो डायरेक्ट यहीं से रेशियो निकाल लेते हैं। 21 जा 20, 24 जा होगा 80। ये बनेगा 4/12:1। ठीक, तो 4 1 जा 3, 1/3:1, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:3 आएगा ना। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो 1:3 है तो इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो गया CH3। लेकिन मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं बताना है, मुझे क्या बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बताओ क्या हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स n लिख सकते हैं। n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको उस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी दी हुई है। बताओ अगर आपको वेपर डेंसिटी पता है तो क्या आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। वेरी गुड, कैसे 2 into मोलर मास, सॉरी वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 12 + 3 कितना होगा 15। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। जैसे ही n की वैल्यू 4 आ गई, बताओ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा CH3 दैट इज C4H12। यह है आपका करेक्ट आंसर। और कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड पूछे जा सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब हमने क्या कर लिया, देखो हमने इस चैप्टर में बेसिक कैलकुलेशंस करना सीख लिया है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम एट STP, है ना, कंपाउंड्स के फॉर्मूले निकालना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इस चैप्टर के एक पार्ट बेसिक कैलकुलेशन के पार्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में एंटर कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। अब हम रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स को क्या किया करेंगे, रिलेट किया करेंगे। तो आओ मूव करते हैं अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट में, जिसे हम प्यार से बुलाते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो इसके नाम पर मत जाओ, काम पर जाओ। बहुत ही आसान सी चीज है, जो आपने अभी तक सीखा है बेसिक वो सारा आपको यहां पर यूज करना ही होगा। उसके अलावा कुछ सिंपल रिलेशंस। यहां पर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक, तो ये दोनों रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है।
कितना रिएक्टेंट लेने पर, मान लो मैंने 10 ग्राम नाइट्रोजन ली, तो 10 ग्राम नाइट्रोजन के लिए मुझे कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा और उससे कितना अमोनिया बनेगा, ये चीज अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो ये चीज मुझे कौन सिखाएगा, स्टोइकियोमेट्री। ठीक, मैंने 10 ग्राम नाइट्रोजन लिया, 20 ग्राम हाइड्रोजन लिया, कितना अमोनिया बनेगा ये बताना है, कौन सिखाएगा, स्टोइकियोमेट्री। तो सिंपल है, किसी भी रिएक्शन में जो आपकी स्टोइकियोमेट्री होती है वो हमें सिखाती है कि कितना रिएक्टेंट लेने पर कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना एक रिएक्टेंट के लिए दूसरा रिएक्टेंट चाहिए, या फिर इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए होगा। इन सब चीजों को हम कहां पर कैलकुलेट करते हैं, स्टोइकियोमेट्री में। तो सिंपल सा मैं बोल सकता हूं स्टोइकियोमेट्री क्या करती है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की क्वांटिटीज को रिलेट करती है। तो इसीलिए मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस of amounts of reactants and products in a chemical reaction. Is called stoichiometry. ठीक, तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स को आपस में रिलेट करना, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री। ठीक, स्टोइकियोमेट्री में हम कुछ रिलेशंस पढ़ते हैं, मतलब चीजों को रिलेट करना। अभी समझाता हूं, देखो मैं यहां पर हम मोल से मोल को रिलेट कर सकते हैं, ये सब रटना नहीं है आपको, है ना, बस देखते जाओ भूलते जाओ। हम यहां पर मास को मोल से रिलेट कर सकते हैं, तो मोल मोल रिलेशनशिप, हम मास मोल रिलेशनशिप पढ़ते हैं। हम यहां पर वॉल्यूम या मास से वॉल्यूम को रिलेट करते हैं, हम यहां से मोल को वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं, या फिर हम यहां पर वॉल्यूम से वॉल्यूम को भी रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं, ये सब बहुत आसान है, इनको याद वाद नहीं रखना है, मैं तो बता रहा हूं कि किन किन चीजों को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। मोल को मोल से, मास को मोल से, मास को मास से, मास को वॉल्यूम से, मोल को वॉल्यूम से, और हम वॉल्यूम को वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए हमको सीखना होगा स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। बहुत आसान सी चीज है, किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को आप बैलेंस करके लिख दो, उसे ही हम उसकी स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रिएक्शन आपकी, ये N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ये जो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी स्टोइकियोमेट्री। मैं इसको रिएक्शन की शक्ल बोलता हूं, क्या बोलता हूं, शक्ल। तो अगर आप इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देखो तो इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है, पहले देखो N2 रिएक्ट कर रही है, H2NH3 बन रही है। यहां पर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, यहां पर 1, यहां पर 3, यहां पर 2। ये जो नंबर है, इन नंबर को हम बोलते हैं इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, ये बेसिकली इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के या तो मोल्स को डिनोट करते हैं, और अगर गैसेस हैं तो उनके वॉल्यूम को डिनोट कर सकता है। आई बात समझ में? ये जो आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये इस रिएक्शन में इन रिएक्टेंट्स के मोल्स या फिर वॉल्यूम, अगर ये गैसेस हैं, और प्रोडक्ट के मोल्स या फिर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। इतनी चीज समझने के बाद हम इस रिएक्शन की शक्ल देखते हैं। तो देखो इस रिएक्शन की शक्ल क्या बोल रही है, इस रिएक्शन की शक्ल बोल रही है कि 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट करके क्या बना सकता है, 2 मोल अमोनिया बना सकता है। यानी हम N2, H2 और NH3 के मोल्स को रिलेट कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं मोल मोल रिलेशनशिप। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी 1 मोल N2 है, मान लो मेरे पास कुछ 0.5 मोल N2 होती, तो बताओ उसके लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होता। तो बहुत आसान है, पहले हम रिएक्शन की शक्ल देखकर ये चीज लिख लेंगे कि भाई 1 मोल नाइट्रोजन के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए।
बताओ अगर 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए तो बताओ 0.5 के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए होगी? 1.5 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगी। बात समझ में आ रही है? सेम इसी तरह 0.5 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए कितनी अमोनिया चाहिए? 2 मोल अमोनिया आपको चाहिए। तो बताओ अगर 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए तो 0.5 मोल के लिए आपको कितनी अमोनिया चाहिए होगी? 0.5 इंटू 2 दैट इज 1 मोल अमोनिया चाहिए। समझ में आ रही ना बात? तो होगा क्या, ये अमाउंट मुझे बताने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। इतनी चीज तो मैं रिएक्शन की शक्ल देखकर लिख सकता हूं। अभी तो आप भी जानते हो, हमेशा जब मैं N2 की रिएक्शन करवाऊंगा तो हमेशा तो 1 मोल N2 लेने से रहा। तो अगर मैंने N2 के कुछ और मोल्स लिए तो फिर उसको मैं क्या करूंगा, इससे कंपेयर करूंगा, जैसे मैंने यहां किया, और फिर H2 कितना चाहिए, NH3 कितना बनेगा, ये चीज मैं यहां पर एक्सप्लेन कर सकता हूं ना। तो देखो, हमने यहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल्स को रिलेट किया, इसलिए इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? दिस इज कॉल्ड मोल मोल रिलेशनशिप। तो हम मोल से मोल्स को रिलेट कर सकते हैं। इसी रिएक्शन का एग्जांपल लिखते हैं, मास को मोल से या फिर मास को मास से रिलेट करते हैं, है ना। कॉपी करो, फिर हम मास से मास को भी रिलेट करते हैं। फिर देखो, सेम रिएक्शन में हम लोग मास को मास से भी रिलेट कर सकते हैं। अभी तो हम लोग रिलेट करना सीख रहे हैं, फिर इन पे क्वेश्चंस करेंगे तो वैरायटीज अपने आप बनती जाएगी ना। आप क्वेश्चंस देखना, बहुत वैरायटीज बनेंगी। तो आपने देखा N2 गैस, 3H2 गैस, 2NH3 गैस। आप यहां डायरेक्ट मास में बात कर सकते हो। जैसे देखो, नाइट्रोजन अगर मैं मोलर मास देखूं तो 14 इंटू 2 कितना आएगा? 28 ग्राम। इस रिएक्शन के हिसाब से यहां 28 ग्राम नाइट्रोजन काम में आ रही है। बताओ हाइड्रोजन कितनी काम में आ रही होगी? हाँ, वेरी गुड, 6 ग्राम। कितना? 3 इंटू 2 दैट इज योर 6 ग्राम हाइड्रोजन। और जब 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कितना अमोनिया बना रहे हैं? 2 इंटू इसका मोलर मास आएगा 17 दैट इज 34 ग्राम अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज लिखने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ ये रिएक्शन लिखी होनी चाहिए। रिएक्शन की शक्ल देखकर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? 34 ग्राम NH3 बना रहा है। ठीक, अब बात आती है, क्या मैं हमेशा 28 ग्राम नाइट्रोजन नहीं लूंगा? नहीं लूंगा ना। अगर मैंने नाइट्रोजन का कुछ और मास ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 ग्राम नाइट्रोजन ले ली, तो अब मुझे बताओ मुझे कितनी अमोनिया चाहिए होगी? तो बहुत आसान है, पहले आपने रिएक्शन की शक्ल देखकर ये सब लिख लिया। अब आप क्या बोलोगे? 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। बताओ 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी? 6/28 ग्राम चाहिए होगी ना। 28 के लिए 6 चाहिए, 1 के लिए कितनी चाहिए होगी? 6/28। तो बताओ 50 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितनी चाहिए होगी? इंटू 50, इतना ग्राम हाइड्रोजन आपको चाहिए होगा। सिमिलरली आप अमोनिया निकाल सकते हो। 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है। अगर 28 से 34 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा? 1 से बनेगा 34 डिवाइडेड बाय 28। तो बताओ 50 ग्राम से कितना बनेगा? इंटू 50। तो इतनी ग्राम अमोनिया फॉर्म होगी। समझ में आ रही है? तो इसको आप इस यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, या मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और सिखाऊं, बहुत आसान हो जाता है फिर तो। देखो, पहले रिएक्शन की शक्ल लिख लो, ठीक, फिर जिसका मास निकालना है, मतलब इसका निकालना है, इसका तो दिया मुझे 50 ग्राम, इसके 50 ग्राम से ये कितना बनेगा मुझे निकालना है। तो जिसको निकालना है उसका मास 6 अपॉन जिससे निकालना है उसका मास 28 इंटू उसका गिवन मास कितना? 50। देखो ये आ गई हाइड्रोजन। मान लो मुझे अमोनिया निकालनी है। अमोनिया कैसे निकालूंगा? अमोनिया का यहां मास कितना? 34। किससे बनाना है? नाइट्रोजन से। 28 इंटू कितना नाइट्रोजन है? 50 ग्राम। तो इतना अमोनिया आपके पास फॉर्म होगा। ठीक, तो हम इसको यूज करते करते, मैं आपको चिंता मत करो, आप खुद ही कर दिया करोगे बहुत जल्दी से। यूज करते करते हम इसको एज ए ट्रिक बना लेंगे और अपने आप इस चीज को यूज किया करोगे। बात समझ में आई? ये हुआ मास को मास से रिलेट करना। अब
हम मोल्स को वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम को वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? कुछ इस तरह से। वापस इसी रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ठीक, तो पहले मोल से बात करते हैं ना। मोल से वॉल्यूम को रिलेट कर रहा हूं, मोल वॉल्यूम। ये क्या था? मास मास रिलेशन। अब मोल को वॉल्यूम से रिलेट करते हैं। जैसे रिएक्शन की शक्ल देखकर तो मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे यहां पे 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए, यहां कितनी चाहिए, यहां मुझे 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए और यहां पर मुझे 2 मोल अमोनिया चाहिए। अब किसी ने मुझसे बोला कि बताओ अगर हम 2.5 मोल नाइट्रोजन ले लें तो उससे अमोनिया का कितना वॉल्यूम एट एसटीपी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, उसने बोला कि मैंने अगर 2.5 मोल नाइट्रोजन ले ली तो मैं अमोनिया का कितना वॉल्यूम एसटीपी पर बना सकता हूं। तो अब देखो, आपको मोल से वॉल्यूम को रिलेट करना है तो बहुत आसान है। पहले आप इसके मोल्स के लिए अमोनिया के कितने मोल्स चाहिए वो निकाल लो। कैसे निकालोगे? रिएक्शन की शक्ल बोलती है 1 मोल के लिए चाहिए 2 मोल। तो अगर 1 के लिए 2 चाहिए तो बताओ 2.5 के लिए कितना चाहिए होगा? 2 इंटू 2.5 मोल अमोनिया चाहिए होगा। सही है? ठीक, तो अगर हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन होती है तो उससे 2 मोल अमोनिया बनता है। अगर नाइट्रोजन 2.5 मोल है तो उससे अमोनिया कितना बनेगा? 2 इंटू 2.5 दैट इज 5 मोल अमोनिया बनेगा। बताओ क्या 5 मोल अमोनिया का वॉल्यूम एट एसटीपी निकाल सकते हो? कैसे? हां, बहुत अच्छे। कैसे निकालोगे? मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम 112 लीटर। तो बस कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मोल से मोल्स निकाल लिया और उससे क्या कर लिया आपने? वॉल्यूम निकाल लिया। तो ये हो गया मोल को वॉल्यूम से रिलेट करना। आप चाहो तो इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। मैंने ट्रिक क्या सिखाई थी? जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके मोल्स 2, जिससे निकालना है उसके मोल्स 1 इंटू इसके गिवन मोल्स कितने हैं? 2.5। ये आ गए मोल्स ऑफ अमोनिया। और मोल्स ऑफ अमोनिया से वॉल्यूम निकालना है तो इंटू 22.4 लीटर कर दो। आ रही बात समझ में? ठीक, अभी रुक जाओ, अभी तो मैं सिखा रहा हूं आपको, फिर ना क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं कवर, और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आप सीखते जाओ, दिखाता जा रहा हूं, इस पिक्चर को देखते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी कैलकुलेशंस है जो आपको काम में आनी चाहिए, और साथ में मैं जो आपको ट्रिक सिखा रहा हूं इनके ऊपर आप फोकस करो। इनसे आप अपनी कैलकुलेशंस को 70% फास्ट कर सकते हो। एग्जाम में वो नहीं जीतता जिसको सब आता है। एग्जाम में वो कभी सिलेक्ट नहीं होता या वो ही टॉप नहीं करता जिसको सब आता है। एग्जाम में वो टॉप करता है जिसको आता भी है, साथ में मतलब आता तो है ही, आना तो चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन जिसके पास टाइम मैनेजमेंट है, जिसके पास अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के तरीके हैं, ट्रिक्स हैं, सिर्फ वो ही आगे निकलता है। इसलिए ध्यान रखना, टाइम बचाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एग्जाम के अंदर, और आप तभी बचा सकते हो जब आपकी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो। एक और चीज जो मैं आपसे बोल दूं अभी, ठीक, आप लोग मॉडर्न लोग हो, आप लोगों को आलस आता है, आलस जानते हो ना, लेजीनेस। आप लोग कभी भी कैलकुलेशन करना चाहते नहीं। आपके सामने कुछ कैलकुलेशन आती है, आप कैलकुलेटर लेके बैठते हो, टकाटक टकाटक टकाटक, ये आ गया आंसर, चलो। मिनिमम कैलकुलेटर यूज करो, मिनिमम। बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन आ गई है, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, तो आप कैलकुलेटर यूज करो। इवन मैं क्लास में कैलकुलेटर यूज करता भी हूं, तो सिर्फ इसलिए करता हूं कि मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं आपको एक एक कैलकुलेट करके दिखाऊं और फिर आंसर्स दूं, वो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। आप जितनी ज्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन फास्ट होंगी, और जितनी ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगी आप उतना ही दूसरे लोगों से आगे निकलते जाओगे। बाकी तो आप मुझसे पढ़ ही रहे हो, ट्रिक्स मैं आपको सिखाता ही जाऊंगा आपकी कैलकुलेशंस को फास्ट करने की और क्वेश्चंस को छोटा करने की। ठीक, चलो, ये हुआ अपना मोल वॉल्यूम रिलेशन। अब रिलेट करते हैं वॉल्यूम से वॉल्यूम को। कैसे रिलेट करते हैं, आओ।
फिर से वही रिएक्शन अपनी, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। जैसा मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, एवोगैड्रोस लॉ, जिसमें आपको सिखाया था कि आप गैसेस के वॉल्यूम्स को उनके मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। देखो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन की शक्ल देखकर आप क्या लिखते थे कि 1 मोल नाइट्रोजन will react with 3 mole hydrogen to form 2 mole ammonia। अब आप मोल्स की जगह डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हो, वॉल्यूम। तो आप क्या लिखोगे, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन will react with 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन to give 2 वॉल्यूम अमोनिया। बस कंडीशन होगी एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 वॉल्यूम N2 3 वॉल्यूम H2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, 2 वॉल्यूम NH3। अब इसका यूज क्या, इसका यूज ये कि मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि मैंने कुछ 150 ml हाइड्रोजन काम में ली। कितनी ली, 150 ml हाइड्रोजन। बताओ उसके लिए कितनी नाइट्रोजन चाहिए होगी और उससे कितनी अमोनिया बनेगी। ठीक, बहुत आसान है। आप क्या बोलोगे, 3 वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब ml हो सकता है, लीटर हो सकता है, मीटर क्यूब, कुछ भी हो सकता है। 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन से रिएक्ट करती है। बताओ 1 वॉल्यूम कितने से करेगा, हाँ वेरी गुड, कितना, 1/3 वॉल्यूम नाइट्रोजन से। तो अगर 1 वॉल्यूम 1/3 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा तो बताओ 150 ml हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगी, 1/3 इंटू 150 से। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 ml नाइट्रोजन। यानी 150 ml हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए मुझे कितनी हाइड्रोजन चाहिए होगी, कितनी नाइट्रोजन चाहिए होगी, 50 ml नाइट्रोजन चाहिए होगी। आई बात समझ में, कोई डाउट? चलो सेम इसी तरह मुझे कैलकुलेट करना है अमोनिया। बताओ कैसे कैलकुलेट करूं, फिर से वही फंडा भाई, 3 वॉल्यूम से बनता है 2, 1 से कितना बनेगा, 2/3। बताओ 150 ml हाइड्रोजन से कितनी अमोनिया बनेगी, इंटू 150। तो 3 5 15, 50 इंटू 2 कितना हो गया, 100 ml अमोनिया बनेगी। तो कभी वॉल्यूम दे देता है तो भी टेंशन नहीं लेनी है, सिंपल रिएक्शन की शक्ल देखेंगे, सबके वॉल्यूम्स लिख लो, फिर जो वॉल्यूम दिया है उसको रिलेट कर लेंगे। या फिर अपनी ट्रिक बोले तो क्या निकालना है, N2 का वॉल्यूम, किससे, हाइड्रोजन से। तो जिसको निकालना है उसका कोएफिशिएंट 1, जिससे निकालना है उसका कोएफिशिएंट 3, इंटू जिससे निकालना है उसका वॉल्यूम 150। देखो ये आ गया हाइड्रोजन का वॉल्यूम, आ रहा है। मुझे अमोनिया निकालना है, तो जो निकालना है उसका कोएफिशिएंट 2 डिवाइड बाय जिससे निकालना है उसका कोएफिशिएंट 3 इंटू इसका वॉल्यूम कितना, 150। देखो ये वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, 100 ml। तो ये आपके पास अलग अलग रिलेशंस हैं, कुछ भी आपको रटना नहीं है यहाँ पे, जो मैंने आपको सिखाया। एक तो ये ट्रिक आपको आनी चाहिए, दूसरा आपको यूनिटरी मेथड भी आना चाहिए। तो अभी आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं शुरुआत में हम सबको दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे आप इनके यूज टू हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिक कैसे यूज कर रहे हैं, फिर आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम लोग मूव करते हैं अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ जो आप स्टोइकियोमेट्री में यूज करोगे। तो शुरू करते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चंस और उनके एप्लीकेशन के साथ। तो पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 gas obtained on heating 10 ग्राम CaCO3। तो 10 ग्राम CaCO3 को हीट करने पर जो CO2 ऑब्टेन होगी उसका आपको मास बताना है। तो देखो इतना लिख कर दे देगा। अब रिएक्शंस आपको खुद सीखनी होंगी। अब आप बोलोगे रिएक्शन हमें कैसे याद होगी? कुछ रिएक्शंस आप पहले से जानते हो,
कुछ रिएक्शंस आपको धीरे धीरे यूज करते करते क्या होंगी, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक, तो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, देखते हैं रिएक्शन कौन कौन सी होंगी। यूज करते जाओगे, पढ़ते जाओगे। सी रिएक्शन आप जानते हो, अगर आप CaCO3 सॉलिड को हीट करो तो ये क्या बनाता है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो क्वेश्चन का टाइप कुछ ऐसा ही होगा हमेशा, एक सब्सटेंस का मास मोल्स कुछ भी दे देगा और उससे दूसरे सब्सटेंस का मास मोल वॉल्यूम कुछ भी आपसे पूछ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है CaCO3 के बारे में, 10 ग्राम CaCO3 और आपको CO2 का मास बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मास मास रिलेशन से कर सकते हो, मास मोल से कर सकते हो, मोल मोल से कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो। अभी तो मैं आपको दोनों तीनों मेथड करके दिखाता हूं, जैसे दो ही बताऊंगा, एक मास से मास, एक मोल से मोल। ठीक, पहला तरीका। रिएक्शन की शक्ल देखो, रिएक्शन की शक्ल देखो तो यहां पर कितना CaCO3 काम में आ रहा है, आप इसका मोलर मास निकालो। 40 प्लस 12 52 प्लस 48 ये हो जाएगी 100। तो 100 ग्राम CaCO3 यहां है। ठीक, CO2 निकालना है, देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है, एक CO2 का मोलर मास होगा 44 ग्राम। तो हम मास मास से रिलेट कर रहे हैं भाई, 100 ग्राम CaCO3 से 44 ग्राम CaCO3 बनता है। बताओ 1 ग्राम से कितना बनेगा, 44/100। तो आपके पास कितना ग्राम है, आपके पास है 10 ग्राम। तो बताओ 10 ग्राम से कितना बनेगा, 44/100 इंटू 10। 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.4 ग्राम होगा। तो ये आ गया आपका CO2 का मास कितना होगा, 4.4 ग्राम CO2 आपको मिलेगी 10 ग्राम CaCO3 को हीट करने से। ठीक, इस मेथड को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अब मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई, ट्रिक से भी आप कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, जिसको कैलकुलेट करना है उसका मास कितना है 44 डिवाइड बाय जिससे कैलकुलेट करना है उसका मास कितना है 100 इंटू इसका गिवन मास कितना है 10। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 4.4 ग्राम। देखा, आपको इतनी कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कर सकते हैं। तो वो मास से मास रिलेट करना, आप चाहो तो मोल से मोल भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, बाद में तो हम मिक्सचर यूज करेंगे, जो मेथड समझ में आ गया वही यूज कर सकते हो। मेथड 2, सेम रिएक्शन, CaCO3 सॉलिड डिसोसिएट होकर क्या बना रहा है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो रिएक्शन की शक्ल देखो, मोल से बात करता हूं, इसका 1 मोल काम में आ रहा है, इसका 1 मोल बन रहा है और इसका भी 1 मोल बन रहा है। तो मुझे तो CaCO3 और CO2 को रिलेट करना है। तो सबसे पहले आपको जो CaCO3 का मास दिया है 10, उसको डिवाइड करो इसके मोलर मास से, तो आपको इसका 0.1 मोल मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 0.1 मोल। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसके 1 मोल के लिए CO2 बनती है 1 मोल, तो अगर आप इसका 0.1 मोल काम में ले रहे हो तो CO2 भी कितनी मिलेगी, 0.1 मोल। और बताओ 0.1 मोल CO2 का मास कैसे निकालोगे, 0.1 इंटू CO2 का मोलर मास 44, दैट इज 4.4 ग्राम। ठीक, या फिर ट्रिक मेथड, जिसको कैलकुलेट कर रहे हो उसका कोएफिशिएंट कितना है 1 डिवाइड बाय जिससे कैलकुलेट कर रहे हो उसका कोएफिशिएंट 1 इंटू इसके गिवन मोल्स कितने 0.1। तो इतनी CO2 आपको मिल जाएगी, उसको 44 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको CO2 का मास मिल जाएगा। कर सकते हैं, कॉपी करो। फिर अगला क्वेश्चन आपको करना है। देखो अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट मैं 2 पॉइंट कैलकुलेट कर रहा हूं आपसे। एक, मास ऑफ Na2CO3 प्रोड्यूस्ड एंड सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस obtained on heating
16.8 ग्राम NaHCO3। 16.8 ग्राम आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसको हीट करने पर कितना Na2CO3 और CO2 बनेगा। वैसे तो आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, 9th क्लास में आप पढ़ते हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप पे, है ना। रिएक्शन क्या बनेगी, आप NaHCO3 सॉलिड को हीट करो। देखो अगर आपको रिएक्शन याद नहीं ना तो भी उसने सब कुछ बता दिया है। Na2CO3 प्रोड्यूस्ड, इसको हीट करने पर हमेशा क्या बनता है, Na2CO3 प्लस CO2 गैस और प्लस H2। ये रिएक्शन आप याद रखें तो बहुत ही अच्छा है कि ये आपके बार बार काम में आएगी इस चैप्टर के अंदर। तो CO2 गैस और साथ में क्या बनाएगा, H2O गैस। तो इसका मास दिया है 16.8 ग्राम, इसका मास निकालना है और CO2 को आपको वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस ऑब्टेन्ड एट STP ऑन हीटिंग। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। अब आप इसे ट्राई करो, फिर हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व आपने कर ही लिया होगा। अब देखो मास वॉल्यूम सब मैंने आपको सिखा दिया है। आपको जो इच्छा पड़े आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे मोल से करूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग मोल से किया करेंगे, थोड़ा आसान हो जाता है। देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है 16.8 ग्राम NaCO3। आप इसके मोल्स निकाल लो। तो मोल्स ऑफ NaCO3 कितने हो जाएंगे, गिवन मास 16.8 अपन आप इसका मोलर मास निकाल लो 84, तो आ गया 0.2 मोल। ठीक, बस हो गया। रिएक्शन की शक्ल देखो, रिएक्शन की शक्ल बोलती है कि अगर आप 2 मोल NaCO3 लोगे तो उससे 1 मोल बनेगा Na2CO3 और साथ में क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा CO2। वाटर मुझसे नहीं पूछा है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 मोल से 1 मोल बनता है। बताओ आपके पास कितना है, आपके पास है 0.2 मोल। तो बस 2 मोल से अगर 1 मोल बनता है, बताओ 0.2 से कितना बनेगा, 0.1 मोल। सिंपल है ना, 2 से 1 तो 0.2 लगाना है, तो 0.2 से कितना बनेगा, 0.1। बताओ CO2 भी कितना बनेगा, वो भी 0.1 मोल। बस इतना आपने लिख दिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको Na2CO3 का मास निकालना है, तो बताओ मोल से मास निकालने के लिए इनटू करेंगे मोलर मास जो कि होता है 106, मल्टीप्लाई करते आपको मिलेगा 10.6 ग्राम Na2CO3। डन। CO2 0.1 मोल, वॉल्यूम निकालना है इनटू 22.4 लीटर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.24 लीटर CO2 एट STP विल बी ऑब्टेन्ड। कर सकते हैं ना, आप चाहो तो ट्रिक से कर सकते हो। ट्रिक से कैसे, जिसके मोल्स निकालने हैं उसका मोल 1 अपॉन जिससे निकालने उसका कोएफिशिएंट 2 इंटू इसके मोल्स 0.2। देखो फिर से कितना आएगा, 0.1 मोल। 0.1 मोल को 106 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर। चलो ये वे क्वेश्चन और करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पर आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जहां पे आपको कम इंफॉर्मेशन देता है, वहां पे रिएक्शन आपको बनानी भी खुद होती है और बैलेंस भी खुद करनी होती है। ये जनरली आपकी कंबस्टन रिएक्शंस होती हैं। पढ़ी ना आपने कंबस्टन रिएक्शंस, क्या होती है कंबस्टन रिएक्शंस। कंबस्टन रिएक्शंस में जनरली हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं। किसको बर्न करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को। आओ पहले मैं आपको कंबस्टन रिएक्शन की थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूं, फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको कंबस्टन रिएक्शन बता दूं। वैसे तो आप बहुत समझदार हो और आपको पता है कि कंबस्टन रिएक्शंस क्या होती हैं। क्या होती हैं, वो रिएक्शंस जहां पर आप किसी फ्यूल को बर्न करते हो, किसी भी चीज को जलाने को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबस्टन। ठीक, लेकिन कंबस्टन टर्म स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है, हाइड्रोकार्बन्स या फिर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके लिए।
तो आप ध्यान रखना, जब भी आपको किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करना है, मान लो CXHY करके कोई कंपाउंड है, कंबस्टन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और कंबस्टन के आपको दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे, CO2 एंड H2O। ठीक। दूसरा, ये तो हुआ हाइड्रोकार्बन। कभी कभी वो हाइड्रोकार्बन की जगह आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकता है। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेगा तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हमेशा प्रेजेंट होगी। कौन प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन हमेशा प्रेजेंट होगी। जरूरी नहीं ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन, सल्फर कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन अगर कुछ और होगा, मान लो नाइट्रोजन हुआ, तो आपको बताएगा कि इसमें नाइट्रोजन भी है, लेकिन वो ऑक्सीजन के लिए नहीं बताएगा। ऑक्सीजन के लिए सिर्फ क्या बोलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो दो कैटेगरी हो गई, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोनों के ही कंबस्टन से हमेशा आपको क्या मिलता है? CO2 प्लस H2। तो आपको हाइड्रोकार्बन का नाम बता देगा और बोल देगा कि वॉल्यूम ऑफ CO2 बताओ या फिर मास बताओ, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको उस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक, एक बैलेंसिंग तो हम यहां से करते हैं कोएफिशिएंट से, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ी डिफिकल्ट होती है। ठीक, लेकिन कभी कभी ये भी आपके काम में आती है। तो मैं आपको देखो बैलेंसिंग सिखाऊं इसकी। यहां पर कितना कार्बन है? X। यहां भी कितना कार्बन आएगा? X। यहां कितना हाइड्रोजन है? Y। यहां पर है 2, तो मैं इसके लिए यहां पे लिखता हूं Y/2, क्योंकि देखो जैसे मल्टीप्लाई करोगे यहां भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? Y। यहां भी हाइड्रोजन हो गया Y। अब आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका सिखाता हूं। नॉर्मल तरीके से आप कंफ्यूज होते हो, इससे नहीं होगे। मान लो यहां पर N ऑक्सीजन है। ठीक, तो आपको N की वैल्यू ढूंढनी है बैलेंस करने के लिए। तो आप क्या करो, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करो। बताओ इधर टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 2N होगा। बताओ इधर ऑक्सीजन कितना होगा? 2 × X प्लस Y/2। तो यहां से आप N की वैल्यू निकाल लो। N की वैल्यू कितनी बनेगी? देखो डिवाइड करो, X प्लस Y/4। तो बस इस वैल्यू को यहां रख दो, तो यहां पर आपको इसका कोएफिशिएंट मिलेगा X प्लस Y/4 और साथ में प्लस कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करना, कर लोगे। फिर जब हम इन पे क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपसे आगे बात करूंगा। अभी मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट टूल सिखाऊंगा, फिर आपको बैलेंसिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, अभी सिखाऊंगा, पहले एक बार इनके ऊपर बेस्ड हम सिंपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो पहला और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज for the complete combustion of 3 ग्राम इथेन। ध्यान देना 3 ग्राम इथेन है। ठीक, the volume of CO2 gas obtained at STP will be। ठीक, तो आप 3 ग्राम इथेन का कंप्लीट कंबस्टन करवा रहे हो और आपको बताना है कि एसटीपी पर जो CO2 गैस बनेगी उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहला काम आपको यहां पे क्या करना है? रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब आप जानते हो, इतना तो आप ऑर्गेनिक में पढ़ ही लिया है आपने। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? CnH2n+2। इथेन एथ कब आता है? जब कार्बन कितने होते हैं? 2। तो यहां पे n के लिए 2 पुट करो, तो ये क्या बनाएगा? C2H6। ठीक, प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? CO2 गैस प्लस H2। ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है फॉर द कंप्लीट कंबशन 3 ग्राम इथेन। यहां पर आप एक और चीज ऐड कर देना, एट 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैस में। 100 या 100 के ऊपर वो क्या करेगा? गैस में होगा, और उससे नीचे हमेशा क्या होगा? लिक्विड में। तो फिजिकल स्टेट ये इथेन आपकी गैस, O2 भी क्या हो गई? गैस।
ठीक। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया गया हो तो आप नॉर्मल कंडीशन मानकर चलते हो और फिर आप वाटर को क्या लेकर चलोगे, लिक्विड। तो छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, वाटर कभी गैस भी हो सकता है, कभी लिक्विड भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर स्पेसिफाइड है वो 100 या उससे ज्यादा है तब तो आप वाटर को गैस लेकर चलोगे। कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो हम नॉर्मल कंडीशन 25 डिग्री मानकर चलते हैं और 25 डिग्री पर वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड, तब आप उसे यहां पर लिक्विड लिखा करोगे। क्लियर। अब बैलेंस करो, 2 कार्बन्स 6 हाइड्रोजन, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 हाइड्रोजन। लास्ट में बैलेंस करो ऑक्सीजन, 2 2 जा 4, 4 + 3 7, तो 7 के लिए आप इसको लिखोगे 7/2। सही है। देखो ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। अब जो उसने पूछा है हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। उसने बोला 3 ग्राम इथेन, तो पहले तो आप 3 ग्राम इथेन के मोल्स निकालो। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, मास डिवाइड बाय इथेन का मोलर मास, 12 2 जा 24, 24 + 6 कितना हो गया, 30, तो आपको मिले 0.1 मोल मिल गया। अब देखो रिएक्शन की शक्ल, इसके 1 मोल से कितनी CO2 मिलती है, 2 मोल मिलती है। तो अगर 1 मोल से 2 मोल मिलती है तो 0.1 मोल से कितनी मिलेगी, वेरी गुड, कितनी, 0.2 मोल CO2। लेकिन आपको CO2 के मोल थोड़े ना बताना है, आपको क्या बताना है, उसका वॉल्यूम। बताओ मोल से वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई, तो जो वॉल्यूम ऑफ CO2 आपको मिलेगा वो होगा 4.48 लीटर एट STP। कर सकते हैं। तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब इसको करने का तरीका पहला, ठीक। दूसरा हम इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, वो भी अभी सिखाता हूं। तो मैंने आपको ट्रिक से भी सिखाया। देखो ट्रिक से कैसे करेंगे, अब जो निकालना है उसका कोएफिशिएंट 2, जिससे निकालना उसका कोएफिशिएंट 1 इंटू, ब्रेकअप हो गया है ना। तो ये 2 ये 1, इसके मोल्स कितने, 0.1 इंटू 0.1, ये तो आ गए CO2 के मोल्स। लेकिन मुझे मोल्स नहीं निकालना है, मुझे तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इंटू 22.4, वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, 4.48 लीटर्स। कर सकते हैं। तो ये वह तरीका नंबर 1 जहां पे आपको रिएक्शन बैलेंस करनी होती है। अब मैं आपको सिखाता हूं तरीका नंबर 2 जहां पे आपको रिएक्शन बैलेंस करनी नहीं होगी। कॉपी करो, फिर सीखते हैं तरीका नंबर 2। तो देखो सेकंड जो आपका तरीका है ना, इस तरीके का नाम है POAC। क्या नाम है, POAC। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक। तो ये मेथड क्या बोलता है कि जब भी आपने कोई रिएक्शन लिखी, जैसे मैं यही रिएक्शन लिखता हूं, C2H6 + O2 gives CO2 + H2। तो आप जिस रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो आप कैसे बैलेंस करते हो, इधर 2 कार्बन एटम्स तो आप इधर भी 2 कार्बन एटम्स करते हो, इधर 6 तो आप इसको 6 कर देते हो, इधर 7 ऑक्सीजन तो आप इसको 7/2 से 7 बना देते हो, ये बनाते हो। यानी आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि जितने कार्बन एटम्स रिएक्टेंट्स में होंगे उतने ही कार्बन एटम्स किस में होंगे, प्रोडक्ट्स में। क्या कार्बन एटम्स का नंबर चेंज हुआ, नहीं हुआ। क्या हाइड्रोजन का नंबर चेंज हुआ, वो भी नहीं हुआ। क्या ऑक्सीजन का नंबर चेंज हुआ, वो भी नहीं हुआ। यही है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। जब एक रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हमेशा दोनों साइड क्या होंगे, सेम। नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व्ड है। जैसे यहां 2 कार्बन थे तो यहां भी 2 ही कार्बन है, यहां 6 थे तो यहां 6 हैं, यहां 7 ऑक्सीजन था तो यहां पर 7 ऑक्सीजन है। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों के एटम्स कंजर्व्ड हैं। बस यही होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखवा दो मैं आपको। अकॉर्डिंग टू दिस द नंबर ऑफ एटम्स
a particular element always remain conserved during a reaction. ठीक, तो एक रिएक्शन में किसी एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हमेशा क्या रहते हैं, कंजर्व। तो आपको स्टेटमेंट कुछ भी याद नहीं रखना है इसका, या फिर कोई पूछने आने वाला नहीं। हमारे लिए एक छोटा सा टूल है, एक ट्रिक है जो आपको काम में लेना है। ठीक है, तो आपको ना अप्लाई करना आना चाहिए पीओसी। कैसे अप्लाई करते हैं, देखो मैं एक और चीज बोलता हूं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम भी क्या होंगे, सेम। जैसे देखो यहां पर इस कंपाउंड का 1 मोल काम में आ रहा है, तो 1 मोल में कार्बन के मोल्स कितने हो जाएंगे, 2। यहां देखो CO2 का 2 मोल है, एक CO2 में 1 कार्बन है, बताओ 2 मोल CO2 में कितना मोल कार्बन होगा, 2 मोल। तो 2 मोल कार्बन इधर है, 2 मोल कार्बन ही क्या है, इधर है। ठीक, तो जैसे एटम्स कंजर्व रहते हैं वैसे ही एटम्स के मोल्स भी कंजर्व रहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, इस रिएक्शन के लिए पीओसी आपको अप्लाई करने आनी चाहिए। तो पीओसी अप्लाई करते टाइम हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये एक पॉइंट और आप ध्यान रखना, डू नॉट कंसीडर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स while applying POAC। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का यहां पर कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, चलो तो एक बार फटाफट से आप इसे लिखो ताकि मैं आपको यहीं पर अप्लाई करके दिखा सकूं कि पीओसी को एक्चुअली हम अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, लिखते जाओ, साथ में लिखते जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपका, और ये ना आपकी कैलकुलेशन को बहुत छोटी कर देता है। लेकिन अगर आपने इसको गलत तरीके से अप्लाई कर दिया तो फिर आपकी कैलकुलेशन को बहुत बड़ी भी कर सकता है ना। तो ध्यान रखना, सीख जाओगे आप, यूज करते करते सीखोगे कहां इसको यूज करना है, कहां नहीं करना है। मैं कंडीशन नहीं लिखवा सकता और ना ही आप वो सारी कंडीशंस याद रख सकते हो। ठीक है, तो आप इस टूल को यूज करोगे, यूज करते करते आप अपने आप सीख जाओगे किसको कहां यूज करना है और कहां नहीं करना है। बाकी मैं बैठा ही हूं, क्वेश्चन हम करते जाएंगे और मैं आपको सिखाता जाऊंगा। क्या, हाँ वही। चलो अप्लाई करते हैं पीओसी। अप्लाइंग पीओसी बहुत आसान है, बहुत आसान। ये चीज आपको सीखनी है सिर्फ। पीओसी हम एक पर्टिकुलर एटम पर अप्लाई करते हैं, जैसे कार्बन। ठीक है, मैं अप्लाई कर रहा हूं पीओसी फॉर कार्बन। कैसे अप्लाई करोगे, यहां पे देखो इस कंपाउंड में कार्बन का कोएफिशिएंट कितना है, 2। तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू इस कंपाउंड के मोल्स ऑफ C2H6। बताओ क्या यहां कार्बन है, नहीं। तो रिएक्टेंट साइड कंप्लीट हो गई, इक्वल का साइन लगाओ। फिर आओ प्रोडक्ट साइड में, कितना कार्बन दिख रहा है, 1। तो क्या लिखोगे, 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। बताओ क्या इसमें कार्बन है, नहीं है ना। तो बस ये कार्बन की पीओसी कंप्लीट हो गई। ठीक, और देखो अभी सीखोगे, देखते जाओ, बस 2 मिनट में सीख जाओगे। POAC फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बताओ यहां कितना हाइड्रोजन है, 6। तो आप क्या लिखोगे, हाँ वेरी गुड, 6 इंटू मोल्स ऑफ C2H6 इज इक्वल्स टू, क्या हाइड्रोजन है, नहीं ना, इसलिए रिएक्टेंट खत्म, इक्वल का साइन लगा दिया। अब आओ प्रोडक्ट में, क्या हाइड्रोजन है, छोड़ दो, हाइड्रोजन है कितना है, 2। तो क्या लिखोगे, 2 इंटू मोल्स ऑफ H2। हो गया। एक और आइटम बचा हुआ है, ऑक्सीजन। पीओसी फॉर ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन देखो क्या यहां ऑक्सीजन है, नहीं है ना, यहां है कितना है, 2। तो क्या लिखोगे, 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सही है, रिएक्टेंट खत्म, इक्वल का साइन। क्या यहां ऑक्सीजन है कितना है, 2। तो क्या लिखोगे, 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 प्लस क्यों, क्योंकि अभी यहां पर भी एक ऑक्सीजन है, 1 इंटू मोल्स ऑफ H2। तो
एक को भी छोड़ना नहीं है, चुन चुन के गिनना है, चुन चुन के काउंट करना है, चुन चुन के यूज करना है हर एक को। इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है। बस इस तरह से हम पीओसी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका फायदा देखो, मुझे ना तो रिएक्शन बैलेंस करने की चिंता है, एक चीज। दूसरा, पीओसी सबसे फ्रूटफुल तब होती है जो दिया है और जो पूछा है एक एटम उनमें कॉमन हो और वो किसी और में ना हो। जैसे यहां देखो, कार्बन सिर्फ इन दोनों में है और कहीं पर भी नहीं है, तो मैं इन दोनों के अमाउंट को डायरेक्टली रिलेट कर सकता हूं। कैसे? देखो, यही क्वेश्चन वापस से यूज करते हैं, वापस से सॉल्व करते हैं, लेकिन इस बार करेंगे पीओएसी से। फटाफट से कॉपी करो, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो देखो, अब क्या करना है। आपको C2H6 दिया हुआ था 3 ग्राम और आपको CO2 का वॉल्यूम बताना है STP पर। तो सबसे पहले तो आप इथेन के मोल्स निकाल लो, जो हमने सिखाया था, मैंने आपको अभी 3/30 0.1 मोल। अब आप देखो, इन दोनों में एक एटम कॉमन है, कार्बन, जो कहीं और नहीं है। तो पीओसी यहां सबसे अच्छा टूल है। आप यहां पर पीओएसी फॉर कार्बन अप्लाई करो। कितना कार्बन? 2। तो आप क्या बोलोगे? 2 इंटू moles of C2H6 is equals to 1 into moles of CO2। तो 2 इंटू इसके मोल्स हो गए 0.1, यह आ गया 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। तो आपको यहां से CO2 के मोल्स मिल गए 0.2 मिल गए। लेकिन आपको CO2 के मोल्स नहीं बताने हैं, आपको तो क्या बताना है? इसका वॉल्यूम। बताओ, मोल से वॉल्यूम बताने के लिए क्या करते हैं? वेरी गुड, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई। तो बताओ, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आ जाएगा? 4.48 लीटर। दिख रहा है? दोनों से आंसर क्या आ रहा है? सेम। आप चाहे इस मेथड से करो, चाहे इस मेथड से, लेकिन यहां देखो, यहां मुझे रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ी थी, जरूरत नहीं है। तो यही आपका टूल है। मैक्सिमम सबसे ज्यादा आपके इन्हीं रिएक्शन में काम में आएगा, कंबस्टन रिएक्शंस के अंदर। जैसे आप कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पे आप पीओसी का यूज देख सकते हो। तो देखो, जैसे अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 gas produced by the complete combustion of 570 ग्राम ऑक्टेन। ठीक, 570 ग्राम ऑक्टेन को कंप्लीटली बर्न करने पर, कंबस्टन पर जो CO2 बनेगी, आपको उसका मास कैलकुलेट करना है। कृपया कैलकुलेट करें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, आंसर आपका आना चाहिए 1760 ग्राम, या फिर आप इसको 1.76 kg भी बोल सकते हो। ठीक, तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका आंसर आ गया होगा, बट स्टिल डिस्कस करते हैं। देखो एक और, ऑक्टेन इज इन एल्केन, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ऑक्ट का मतलब 8, n की वैल्यू 8, तो फॉर्मूला बनेगा C8H18 बनेगा। कंबस्टन हो रहा है, क्या बनाएगा? CO2+H2। आप रिएक्शन को बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, बिना बैलेंस किए हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, यही अपना टूल है। तो मैं यहां पर पीओएसी अप्लाई करता हूं। फिर से देखो, ऑक्टेन का मास दिया है और CO2 पूछा है, दोनों में एक कॉमन एटम है, कार्बन, इसलिए मैं यहां पे आराम से पीओएसी अप्लाई कर सकता हूं। वहीं अगर मुझसे वाटर के लिए पूछता, ऑक्सीजन के लिए, तो देखो इन दोनों में कॉमन एटम हाइड्रोजन था, मैं तब भी अप्लाई कर सकता था। ठीक, लेकिन अगर वो मुझसे मान लो ऑक्सीजन का मास देकर इनमें से किसी एक का मास पूछता,
तो फिर पीओसी थोड़ा लेंदी हो जाता। तो आप कोशिश किया करो जब भी आप पीओसी अप्लाई कर रहे हो तो जो दिया है और जो पूछा है उनमें एक एटम कॉमन होना चाहिए जो किसी और में नहीं हो, अदरवाइज आप पीओसी अवॉइड करना। वो मैं आपको सिखाऊंगा कब अवॉइड करनी है, अभी तो यूज करना सीखो। पीओसी फॉर कार्बन अप्लाई करते हैं, बताओ कितना कार्बन 8, तो आप क्या लिखोगे 8 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्टेन, दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2 लिखोगे। तो 8 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितने, मास डिवाइडेड बाय ऑक्टेन का मोलर मास आएगा 114, वो आप कैलकुलेट कर लेना। यहां से आपको मोल्स ऑफ CO2 मिल जाएंगे। तो देखो ये इसको 5 टाइम्स कैंसिल करेगा, तो यहां से आपको मोल्स ऑफ CO2 मिल गए 8 इंटू 5 दैट इज 40 मिल गए। अगर CO2 के मोल्स 40 हैं तो बताओ मास ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे, मोल्स इंटू मोलर मास 44 दैट इज 1760 ग्राम, या फिर आप इसको 1.76 kg भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से हम ये अपना एक टूल यूज करते हैं POAC। इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, बट एक बार आपको इसके लिमिटेशंस वगैरह पता लग जाएं। तो अभी तो खैर मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन करवाए, और क्वेश्चन करवाऊंगा बट वो नेक्स्ट क्लास। अभी तो मैंने आपको POAC यूज करना सिखा दिया। जो आपने इससे पहले 2 क्वेश्चन किए थे वो भी आप POAC से कर सकते हो, करके देखना। जैसे मैंने आपसे बोला POAC एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन हर जगह उसको यूज नहीं करते हैं। कहां यूज करते हैं, जो पूछा है जो दिया है उनके बीच में एक एटम कॉमन हो जो कहीं और कॉमन नहीं है, तो ये सबसे अच्छा टूल है। अगर केस बदल गया, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास कवर भी करवाऊंगा, तो फिर आप POAC यूज मत करना। उसमें क्या था ना, आंसर तो आना ही आना है लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। और मैं तो आपसे कह ही रहा हूं हमको अपनी कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है, बढ़ानी नहीं है। उस केस में फिर हम POAC यूज नहीं करेंगे। चलो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। आज आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई, दैट इज स्टोइकियोमेट्री। एक्चुअली आगे के सारे चैप्टर अब यही बेस्ड हैं, ये सब चीजें आपके काम में आया करेगी। तो हमने देखा कि कैसे हम एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स को रिलेट करते हैं, कैसे हम लोग मास से मोल, मोल से मोल या फिर वॉल्यूम को रिलेट करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट टूल दैट वाज POAC। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कहां POAC यूज नहीं करना है।